The information provided on the Miro Given platform is for general information and educational purpose only. All material taken from various sources for fair use. We don't support self-medications at any circumstances. Do consult with your doctor before use of any medication. Thank you. हेलो व्यूअर्स, आज हम लोग देखने वाले हैं एजिथ्रोमाइसिन के बारे में। एजिथ्रल उसी का ब्रांड नेम है एजिथ्रोमाइसिन का, जो हमारे मार्केट में अवेलेबल है, जो एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स के द्वारा बनाया जाता है। तो चलिए विशेष रूप से अब जानते हैं एजिथ्रोमाइसिन के बारे में। एजिथ्रोमाइसिन एक माइक्रोलाइड एंटीबायोटिक है। जिस भी मॉलिक्यूल्स में थ्रोमाइसिन सफिक्स होगा वो माइक्रोलाइड एंटीबायोटिक को रिप्रेजेंट करता है। माइक्रोलाइड एंटीबायोटिक में माइक्रोसाइक्लिक स्ट्रक्चर होते हैं। माइक्रो मीन्स होता है बड़ा, और इस बड़े साइक्लिक स्ट्रक्चर में लैक्टोन, रिंग और शुगर मौजूद होते हैं। शुगर एक या एक से अधिक भी हो सकते हैं। कार्बन संख्या के आधार पे एजिथ्रोमाइसिन को हम लोग एज़लाइड ग्रुप में रखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देख चुके कि एजिथ्रोमाइसिन को हम लोग एज़लाइड ग्रुप में रखते हैं केमिकल स्ट्रक्चर के आधार पर। शायद इसी के लिए एजिथ्रोमाइसिन एजिलाइड ब्रांड नेम से भी मार्केट में अवेलेबल है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में अगर देखें तो एजिथ्रोमाइसिन 50S राइबोसोम के साथ कंबाइन करता है और बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देता है, जिसके कारण बैक्टीरिया अपना जनसंख्या चाहे प्रोडक्शन नहीं कर पाता है। यानी कि ये बैक्टीरियोस्टैटिक तरीके से बैक्टीरिया पे काम करता है। यानी कि बैक्टीरिया को किल नहीं करता, ये बैक्टीरियोसाइडल नहीं होता है, बैक्टीरियोस्टैटिक होता है। ये फर्दर ग्रोथ को नहीं होने देता है बैक्टीरिया का। चलिए अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को विशेष रूप से देखते हैं। सारे सेल के अंदर में राइबोसोम होता है, उसी प्रकार से बैक्टीरियल सेल के अंदर में भी राइबोसोम होता है, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में मेन रोल अदा करता है। राइबोसोम यूनिट में 2 सब यूनिट होते हैं। जो बड़ा सब यूनिट होता है उसको 50S के नाम से जानते हैं, और जो छोटा सब यूनिट होता है उसको 30S के नाम से जानते हैं। बैक्टीरियल DNA ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के थ्रू mRNA में कन्वर्ट होता है। ये mRNA DNA का ही एक कॉपी होता है। DNA में 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, mRNA में सिंगल स्ट्रैंड्स होते हैं। mRNA फर्दर ट्रांसलेशन प्रोसेस के लिए जाता है, जिसमें वो राइबोसोम से अटैच हो जाता है। पिक्चर में हम लोग देख सकते हैं कि mRNA राइबोसोम से अटैच हो गया है। और जैसे कि हम लोग पहले देख चुके हैं, राइबोसोम के 2 सब यूनिट्स होते हैं, 50S और 30S। राइबोसोम यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस करता है, यानी कि पॉलीपेप्टाइड चेन का निर्माण करता है। इसके लिए tRNA यानी कि ट्रांसफर RNA राइबोसोम को अमीनो एसिड सप्लाई करता है। राइबोसोम mRNA के सीक्वेंस के आधार पर पॉलीपेप्टाइड चेन का निर्माण करता है। ये प्रोसेस फर्दर चलते रहता है mRNA सीक्वेंस के आधार पर। एजिथ्रोमाइसिन राइबोसोम के इसी पॉलीपेप्टाइड चेन प्रिपरेशन को रोक देता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, एजिथ्रोमाइसिन 50S राइबोसोम के साथ कंबाइन करता है और पॉलीपेप्टाइड चेन के फॉर्मेशन को रोक देता है, यानी कि ट्रांसलेशन प्रोसेस आगे फर्दर नहीं होने देता है, जिसके कारण बैक्टीरिया अपना प्रोडक्शन नहीं कर पाता है और बैक्टीरिया का संख्या नहीं बढ़ पाता है। चलिए अब एनिमेशन के थ्रू इस मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करते हैं। एनिमेशन में आप देख पा रहे होंगे बैक्टीरियल DNA ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के थ्रू mRNA का निर्माण कर रहा है। mRNA DNA का ही एक कॉपी है। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं राइबोसोम tRNA के हेल्प से पेप्टाइड चेन का निर्माण कर रहा है। एजिथ्रोमाइसिन 50S राइबोसोम के साथ कंबाइन करता है और फर्दर पॉलीपेप्टाइड चेन का निर्माण नहीं होने देता है। चलिए अब देख लेते हैं कि एजिथ्रोमाइसिन किस कंडीशन को ट्रीट करने में काम आता है। सबसे पहले है निमोनिया। निमोनिया एक ऐसा कंडीशन जिसमें छाती में पानी भर जाता है, यानी कि जो एयर सैक होते हैं हमारे छाती में, हमारे लंग्स में, उसमें पानी भर जाता है। उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए आपका एजिथ्रोमाइसिन एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। नेक्स्ट है, किसी भी प्रकार का रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए एजिथ्रोमाइसिन बेस्ट मेडिसिन माना गया है। आपका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो चाहे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो, दोनों में ही एजिथ्रोमाइसिन अच्छा रोल अदा करता है। जैसे कि साइनसाइटिस, फेरेंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस। जैसे कि फेरेंजाइटिस, तो फेरिंग्स में किसी प्रकार का इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन हो गया तो उसको फेरेंजाइटिस बोलेंगे। टॉन्सिलाइटिस यानी टॉन्सिल में किसी प्रकार का इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन हुआ तो उसको हम लोग टॉन्सिलाइटिस बोलते हैं। नेक्स्ट है ओटाइटिस मीडिया। ओटाइटिस मीडिया रिप्रेजेंट करता है मिडिल ईयर इन्फेक्शन को।
मिडिल ईयर में यानी कि अंदरूनी कान में किसी प्रकार का अगर इन्फेक्शन चाहे इन्फ्लेमेशन होता है, उस कंडीशन में भी एजिथ्रोमाइसिन आपका मदद करता है। ENT यानी कि ईयर, नोज एंड थ्रोट, इस एरिया में किसी भी प्रकार का अगर इन्फेक्शन चाहे इन्फ्लेमेशन अगर हम लोग को देखने को मिलता है तो अच्छा रिजल्ट देता है। नेक्स्ट, यूरेथ्राइटिस यानी कि पेशाब नली में किसी प्रकार का इन्फेक्शन अगर हो जाता है तो उसमें भी ये आपका काम करता है। यूरेथ्राइटिस को हम लोग यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन भी बोल सकते हैं कॉमन भाषा में। नेक्स्ट हमारा है सर्विक्स में किसी प्रकार का अगर इन्फ्लेमेशन होता है, सर्विसाइटिस हो जाते हैं, उस कंडीशन में भी ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उस वेजाइनल रीजन में सर्विक्स में अगर किसी प्रकार का इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन होता है, उस कंडीशन में भी आपका एजिथ्रोमाइसिन एक सुपीरियर रोल अदा करता है। नेक्स्ट है हमारा पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज में भी आपका एजिथ्रोमाइसिन अच्छा काम करता है। देख सकते हैं यहाँ पर ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब में इन्फ्लेमेशन है, तो इस कंडीशन को हम लोग पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज बोलते हैं। इस कंडीशन में भी आपका एजिथ्रोमाइसिन अच्छा रोल अदा करता है। एजिथ्रोमाइसिन के डोजेस फॉर्म की तरफ देखें तो किस किस डोजेस फॉर्म में एजिथ्रोमाइसिन मार्केट में अवेलेबल है, तो एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट के फॉर्म में, ड्राई सिरप के फॉर्म में, ओरल सस्पेंशन के फॉर्म में, इंजेक्शन के फॉर्म में, विशेषकर इंट्रावेनस इन्फ्यूज़न के फॉर्म में और आई ऑइंटमेंट के फॉर्म में उपलब्ध होता है। इसके स्ट्रेंथ के बारे में देखें तो टैबलेट में ये 100, 250 एंड 500 mg में उपलब्ध होता है। साथ ही सिरप जो पेडियाट्रिक पेशेंट के लिए बेसिकली होता है वो 100 mg और 200 mg में उपलब्ध होता है और आईवी इंजेक्शन 500 mg में उपलब्ध होता है। डोज की अगर बात करें तो एजिथ्रोमाइसिन ओडी यानी वंस डेली डोज के आधार पे 3 से 4 दिन तक दिया जा सकता है। जो बच्चे 6 महीने से ऊपर वाले हैं उनको 10 mg पर kg के हिसाब से दवाई दिया जा सकता है। यहाँ पे डोज मैंने वेट के आधार पर रिप्रेजेंट किया है। 20 kg से ऊपर वाले पेशेंट 250 mg मेडिसिन ओडी के फॉर्म में ले सकते हैं। वही अगर बात करें 45 kg से ऊपर वाले पेशेंट 500 mg ओडी डोजेस भी ले सकते हैं। ये डोज लेने से पहले डॉक्टर का रिकमेंडेशन बहुत जरूरी है। सेल्फ मेडिकेशन खतरनाक हो सकता है, उसको ना लें। एजिथ्रोमाइसिन का यूज करते समय सेफ्टी अलर्ट के बारे में अगर हम लोग देखें, ये आपका QT इंटरवल बढ़ा देता है, यानी कि आपके हार्ट के रिदम को डिस्टर्ब कर सकता है। अगर आप पहले से ही हार्ट के रिदम को मेंटेन करने के हेतु कोई दवा अगर ले रहे हैं तो इसको ना लें, यानी कार्डियक रिलेटेड अगर कोई आप मेडिसिन ले रहे हैं तो अपने डॉक्टर को जरूर बताएं इसको यूज करते समय, क्योंकि ये आपका QT इंटरवल को बढ़ा देता है, रिदम को डिस्टर्ब कर देता है। उसके अलावा ये इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस भी करता है, क्योंकि इससे एंटीबायोटिक इंड्यूस्ड डायरिया होता है, पेट खराब हो सकता है, पेट झरने लग सकता है, तो इस कंडीशन में आपका इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस भी हो सकता है। तो दीज आर द सेफ्टी अलर्ट्स फॉर दैट एजिथ्रोमाइसिन। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल बटन को प्रेस करिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।